Friends, today we'll do second part of Low Spring Stories of Stolen Childhood. I want to drive a car. The statement is said by a boy whose name is Mukesh. The author is describing her experience when she met Mukesh. Mukesh insists on being his own master. Mukesh insists. Mukesh make it more give his focus on saying that he would become his own master. I'll be a motor mechanic, he announces. And he said that he would become a motor mechanic. Do you know anything about cars? I ask. I is the author here. She asked Mukesh if he knew anything about cars. I learned to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. Looking straight into the author's eyes means having an eye-to-eye contact with the author. He answered that he would learn to drive a car. जब नैरेटर से पूछती है कि तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है तो वो क्या आंसर करता है कि मैं सीख लूंगा. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. His dream. His कौन है? मुकेश. His dreams looms. Looms mean क्या होता है? That appears dimly. जो धुंधला सा नजर आता है. Like a mirage. तो मिराज क्या होता है? एक फॉल्स अपीयरेंस, अनरियलिस्टिक हो आप उसको कह सकते हो कि जो चीज रियलिटी में नहीं है लेकिन दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है वो है, लेकिन जैसे उसके पास जाते हैं वो दिखाई नहीं देती है. तो क्या कहता है? अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स. ऑथर कहती है कि उसका जो खुद का जो नगर है, टाउन है फिरोजाबाद, उसकी जो धूल भरी गलियां हैं उसके बीच उसका जो एक सपना है, एक मृग तृष्णा की तरह धुंधला सा नजर आता है. क्यों धुंधला नजर आता है? क्योंकि वो रियली पॉसिबल नहीं है, इसलिए. और क्यों नहीं है? क्योंकि फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल. जो फिरोजाबाद टाउन है वो बेंगल्स के लिए फेमस है. फिरोजाबाद जो है वो यूपी में लोकेटेड है. और यहाँ पर अगर हम बात करें पूरा देश में, पूरे विश्व में अगर बात करें, जो चूड़ियां हैं, सबसे सुंदर चूड़ियां जो फेमस है पूरे वर्ल्ड में, वो फिरोजाबाद में बनती हैं. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. और अगर हम रियलिटी की बात करें, ये रियलिस्टिक एक्सपीरियंस है ऑथर का जो वो डिस्क्राइब कर रही हैं. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद. फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार जो है इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. हर दूसरा परिवार मतलब लगभग हर परिवार जो है वो बैंगल मेकिंग के काम में लगे हुए हैं, चूड़ियां बनाते हैं. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. It किसके लिए? फिरोजाबाद. फिरोजाबाद जो है वो भारत की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ग्लास ब्लोइंग का मीन क्या है? जहां पर शीशे को ढालने का काम किया जाता है. शीशे को अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग फॉर्मेट में ढाला जाता है. तो वो फिरोजाबाद जो है उसका सेंटर है, वो जहां पर फैमिलीज ने अपने जनरेशन आफ्टर जनरेशन बैंगल मेकिंग के काम में स्पेंड कर दी हैं. वेल्डिंग ग्लास, उस ग्लास को, शीशे को वेल्ड करने में, एंड मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड, इट सीम्स. और ऐसा लगता है कि इस धरती पर जितनी भी औरतें हैं उन सब के लिए चूड़ियां बनाने में फिरोजाबाद के जो परिवार हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम में लगे हुए हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री where families have spent generations working around furnaces. यहाँ पर जो जनरेशन है, मतलब एक कोई भी एक काम कर रहा है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन, उसकी भी नेक्स्ट जनरेशन, और ऐसे ऐसे करके जनरेशन आफ्टर जनरेशन दे हैव वर्कड अराउंड द फर्नेसेस. जो फर्नेसेस होती है, भट्टियां होती हैं जिसमें आग जलाई जाती है, ग्लास को वेल्ड करना. और ऐसा लगता है जैसे संसार में इस धरती पर जितनी भी औरतें हैं उनके लिए चूड़ी बनाने का जो सारा काम होता है वो फिरोजाबाद में होता है. अनदर नेक्स्ट पैराग्राफ. मुकेश फैमिलीज अमंग देम. अभी नैरेटर ऑथर जो है उसने मुकेश के बारे में बात की थी, जो ये कहता है कि दैट ही वुड बिकम अ मोटर मैकेनिक, एंड मुकेश फैमिली इज अमंग देम. मुकेश का परिवार भी उनमें से है. किन में से है? उन बैंगल मेकर्स में से. कौन से बैंगल मेकर? जिन्होंने जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपनी सारे जो टाइम है, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन दे हैव स्पेंट इन वर्किंग इन मेकिंग बैंगल्स इंडस्ट्री. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature. Very important. In dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out the hot furnaces where they slog their daylight hours. Very important. Often losing the brightness of their eyes. Here the question राइज फ्रॉम इज दैट कि कैसी कंडीशन में वो काम करते हैं. बैंगल मेकर जो हैं, बच्चे यहाँ पर काम करते हैं, वो कैसी कंडीशन में काम करते हैं? तो कहता है कि नन ऑफ देम कौन है? ये मुकेश जैसे दूसरे बच्चों को, उनमें से किसी को भी नहीं पता कि दैट इट इज
इलीगल, इलीगल मीन दैट इज अगेंस्ट द लॉ, ये कानून के नियमों के विरुद्ध है उस जैसे बच्चों के लिए ग्लास फर्नेसेस में, शीशे की भट्टियों में काम करना जहां पर टेम्परेचर बहुत हाई है। डिंजी सेल्स, डिंजी क्या होती हैं? डार्क एंड डर्टी, गंदी गंदी सी और गहरी सी जो छोटी छोटी सेल्स हैं, जो झोपड़ियां सी हैं जहां पर वो काम करते हैं। विदाउट एयर एंड लाइट, बगैर हवा के बगैर रोशनी के काम करना कितना गैर कानूनी है ये उन्हें नहीं पता है। दैट द लॉ, और कहते हैं कि अगर लो कानून को इफ इन्फोर्स्ड, अगर स्ट्रिक्टली उसको लागू किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, अगर कानून को सख्ती से लागू किया जाए तो उसे और उस जैसे लगभग 20,000 बच्चों को उन हॉट फर्नेसेस, उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाल सकते हैं। वेयर दे स्लोग देयर, स्लोग मीन क्या होता है? स्पेंड इन हार्ड वर्क, वहां जो अपना सारा दिन का जो टाइम है वो उन भट्टियों में काम करने में बिता देते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और अक्सर आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। मतलब इतना हाई टेम्परेचर होता है, अंधेरा इतना होता है, गंदी सी झोपड़ियां, वो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उनको नहीं पता है। लगभग मुकेश और मुकेश जैसे लगभग 20,000 बच्चे जो हैं यहाँ पर काम करते हैं, सारा दिन काम करते रहते हैं, अंधेरे में काम करते हैं, भट्टियों में काम करते हैं। उनकी रोशनी एकदम से तेज होती है, वो आंखों को अफेक्ट करती है और इस वजह से उनकी आंखों की रोशनी समय से पहले चली जाती है। मुकेश साइज बीम एज दी वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश आइज बीम, बीम मीन लाइटन अप, चमक जाती, एज ई वॉलंटियर, वॉलंटियर्स मीन अपनी मर्जी से, जैसे ही मतलब मुकेश मुझे अपने घर ले जाने की इच्छा कहता है कि आप मेरे घर चलिए, और ये बात कहकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट, और बड़े गर्व से कहता है आप मेरे घर चलिए, और उसका घर जो था, जो कि दोबारा बन रहा था, रीबिल्ट हो रहा था। तो ओथरो उससे मिलती है, बात करते हैं बहुत टाइम से, तो वो जैसा कहता है कि आप मेरे घर चलिए और हम नया घर बना रहे हैं, तो ये बात क्या है कि हम नया घर बना रहे हैं, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, खुशी आ जाती है। तो नया ओथर जो उसके साथ चल पड़ती है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primal state. तो जैसे ही नैरेटर उसके साथ चलती है, वो डिस्क्राइब करती है कि जिन गलियों में मुकेश उसको ले जा रहा है, इट मीन्स क्या है, किन गलियों में से ले जा रहा है जहां वो रहते हैं, उनकी सिचुएशन को बताती है कैसी है वो। तो कहती है कि हम स्टिंकिंग, स्टिंकिंग मीन हैविंग फाउल स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आती है जहां से हम उन गंदी बदबूदार गलियों से निकलते हैं। दैट वर चॉक्ड विद गार्बेज, जो कूड़े के ढेर से चौक थी, ब्लॉक थी, भरी पड़ी थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन hovels विद क्रम्बलिंग walls, ऐसे घरों के आगे से होकर निकलते हैं जो झोपड़ी की जैसे हो गए, मतलब अच्छी कंडीशन में नहीं है, और दीवारें जो है इनकी वो भी टूटने को हैं। वोबली डोर्स, वोबली मीन क्या होता है? अनस्टेडी, लड़खड़ाते हुए दरवाजे, मतलब दरवाजे भी स्टेबल नहीं है। नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और वहां पर ह्यूमंस भी रहते हैं, मतलब उन्हीं गलियों में, वहीं पर जहां पर मुकेश जो है ओथर को लेकर गया है, वहां पर जो परिवार है वो ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मनुष्य भी और एनिमल्स भी बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे प्रीमियर स्टेट आदि मानव के समय में रहा करते थे। क्या मतलब है इसका कहने का? कि जब कहा जाता है कि मानव सभ्यता शुरू हुई, इंसान आए, उसके बाद जानवर आए, तो अलग अलग जो आज के टाइम पर इतना डेवलपमेंट है, अगर कोई जानवर रखना अपने घर में, एनिमल्स रख रहा है, तो उनके लिए सेपरेट जगह रखता है। लेकिन बिगिनिंग में क्या होता था कि वो एक ही जगह रहा करते, तो जानवर और आदमी इकट्ठे रहा करते थे। तो मतलब, और इसका मतलब क्या है, किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि कोई सफाई नहीं, कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, तो वो बिल्कुल वैसे ही रह रहे हैं, जानवर और आदमी इकट्ठे सिचुएशन में रह रहे हैं। मतलब अगर बात करें जिस एरिया की बात करता है मुकेश, जिस एरिया में मुकेश का घर है, जहां वो ओथर को ले जाता है, वो बहुत बुरी हालत में है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, तो वन सच हाउस, कैसा कैसा हाउस? जैसे ये बताया गया है कि टूटे हुए दरवाजे हैं, कोई खिड़कियां नहीं है, झोपड़ियों की तरह, ऐसे ही घर के, हालांकि उसको घर कहता है, हाउस कहता है, ऐसे ही एक मकान के दरवाजे पर वो रुकते हैं। बैंक्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, और मुकेश जो है एक लड़खड़ाते हुए लोहे के दरवाजे को अपने पैर से धक्का मारता है, एंड पुशेज इट ओपन, उसे खोलता है। वी एंटर हाफ बिल्ट शैक, शैक मीन काइंड ऑफ हट, कॉटेज टाइप का। तो झोपड़ी में भी एंटर हाफ बिल्ट, वो पूरी नहीं बनी हुई है, आधी बनी हुई झोपड़ी में एंट्री करते हैं। और जब नैरेटर जो है उधर जो है वहां जाती है, वो देखती, इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dread grass is a firewood stove over which it sits a large vessel of sizzling spinach leaves। और जो वो झोपड़ी है उसके एक भाग में, वो झोपड़ी जो है वो आधी बनी, उसके भी एक भाग में थैस विद डेड ग्रास, सूखी घास के साथ, मतलब जो झोपड़ी है, जो छप्पर बना हुआ है, वो सूखी घास का बना हुआ है। इज अ फायरवुड स्टोव, फायरवुड स्टोव क्या होता है? चूल्हा जो मिट्टी से बना होता है। और विच सिट्स अ लार्ज वेसल, जिस पर एक बड़ा सा बर्तन रखा गया है, ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, स्पिनिच क्या आती है? पालक, और जिसमें सिजलिंग मीन हॉट, जिसमें पालक की पत्तियां उबल रही हैं। मतलब
एक चूल्हा रखा हुआ है, चूल्हे के ऊपर एक बर्तन रखा है जिसमें पालक उबल रही है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ग्राउंड पर धरती पर जो है एक बड़ा सा एल्यूमिनियम का प्लेटर। प्लेटर क्या होता है? एक प्लेट होती है दैट इज यूज टू सर्व फूड। बड़ी सी प्लेट रखी हुई है जिस पर चॉप्ड मीन क्या होता है? टू कट इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. And when the author enters there, she saw that a frail mean weak. A weak young woman was cooking evening meal for whole of her family. Through eyes filled with smoke, she smiles. Although because she was working at a firewood, चूल्हे पे काम कर रही थी। चूल्हे पे काम करने से लकड़ियाँ या ईंधन जो जलाते हैं वो धुआं क्रिएट करता है, स्मोक क्रिएट करता है, और जब वो आंखों में स्मोक जाता है तो डेफिनेटली आंसू आने को जाते हैं। तो उसकी आंखें जो थी वो धुएं से भरी हुई थी। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। और वो कौन थी? वो फ्रेल यंग वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग इवनिंग मील फॉर एवरीबॉडी, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स मीन क्या है? हालांकि उम्र में वो ज्यादा नहीं थी। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन बहू के तौर पर उसे सम्मान मिलना शुरू हो गया था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो घर की बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, और वो उस पर 3 लोगों की जिम्मेवारी थी। वो 3 लोग कौन कौन थे? उसका हस्बैंड मतलब मुकेश का भाई, मुकेश पिता मतलब उनकी फैमिली में 4 लोग थे जो फिलहाल वो नरेटर ऑथर जो देखती है कि मुकेश है, मुकेश का भाई, मुकेश की भाभी और उनका फादर जो है वो उस परिवार में है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, ओल्डर मैन किसके लिए आया है? मुकेश फादर। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स मीन व्हेन मुकेश फादर एंटर्स इन द हाउस, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। शी जस्ट वेंट बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, जो टूटी हुई दीवार थी उसके पीछे चुपके से चली जाती। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और वेल मीन क्या होता है? कवरिंग क्लॉथ, जो चेहरे को ढकने के लिए जो घूंघट होता है उसको अपने चेहरे के नजदीक ले आती है। एज कस्टम डिमांड्स, एज कस्टम डिमांड मीन एज पर द ट्रेडिशन, जैसी एक कस्टम होती है, रिवाज होता है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो घर की बहू होती हैं उन्हें घर के बुजुर्गों के सामने अपने मुंह को ढकना होता है, घूंघट करना होता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पावरिश्ड बेंगल मेकर, और इस केस में जिसकी बात कर रहे हैं उसमें जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो गरीब चूड़ी बनाने वाला है। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a Bengal maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. These lines show the utter poverty of the people, those who are involved in Bengal making. अब किसके बारे में बात हो रही है? उस गरीब बेंगल मेकर के बारे में, और वो कौन है? मुकेश का फादर। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इतने सालों की मेहनत के बावजूद, मीन क्या कहा जाता है कि अगर हार्ड लेबर किया जाए तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है जिसको आगे अच्छे के लिए यूज किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ मुकेश फादर इट वॉज नॉट सो। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इतने सालों की मेहनत के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, फर्स्टली ही वर्कड एज ए टेलर, पहले उसने टेलर का काम किया, देन एज ए बेंगल मेकर, फिर चूड़ी बनाने का काम किया। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, इतना होने के बावजूद भी, टेलर भी रहा है वो, बेंगल मेकिंग में भी रहा है, फिर भी वो अपने घर को रेनोवेट रिपेयर कराने में फेल रहा है, सफल नहीं हो पाया। मीन उसकी अर्निंग इतनी नहीं है कि वो अपने घर को रेनोवेट भी करवा पाए। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और अपने 2 बेटों को स्कूल भी नहीं भेज पाया है। मीन क्या है कि उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन, टेलर के तौर पर टेलरिंग भी उसने की है, बेंगल मेकिंग भी उसने की है, लेकिन उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने घर को रिपेयर करवा ले या अपने दोनों बेटों को स्कूल भी भेज पाए। All he has managed to do is to teach them what he knows, the art of making bangles. All he has managed to do, वो क्या कर पाया है? ना अपने घर को रिपेयर कर पाया, ना अपने 2 बेटों को स्कूल भेज पाया, बल्कि वो क्या कर पाया है? इस टू डू इज टीच देम, उन्हें सिखाना, व्हाट ही नोज, उसको जो उसे आता था। और उसे क्या आता था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कि हाउ टू मेक बैंगल्स, ही न्यू दैट, एंड दैट्स हाउ ही वाज एबल टू टीच हिज सन्स टू मेक बैंगल्स। मीन क्या है कि कुछ और नहीं सिखा पाया है, जो उसको आता था और उसको सिर्फ मेकिंग बैंगल्स आता था वही वो अपने दोनों बच्चों को सिखा पाया है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका आता है, इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Very important line, Mukesh's grandmother. She has watched her own husband getting blind because of the dust that come out from the polishing of glass of the bangles. कहते हैं कि ग्लास और बैंगल्स, चूड़ियों का जो शीशा होता है, जिस शीशे से चूड़ियां बनती है उनको पॉलिश किया जाता है,
उनको अलग अलग कलर देने के लिए उनको पॉलिश किया जाता है। और पॉलिश करने से जो धूल आती है उससे जो मुकेश की दादी है उसने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है कि जो बार बार पॉलिश की जाती है उन पे जो कलर्स आते हैं उसकी वजह से उसका हस्बैंड जो था वो अंधा हो गया था। और वो क्या कहते हैं, इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी। लेकिन मुकेश की दादी जो इस बात की कोई शिकायत नहीं करती है कि चूड़ियां बनाने की वजह से हुआ, वो क्या कहती है, इट इज हिज कर्म, यही उसका कर्म है, यही उसका डेस्टिनी, लक, फेट है, भाग्य है। तो मतलब क्या है कि जो यहाँ पर फिरोजाबाद में जो दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन बैंगल मेकिंग, दे डोंट टेक इट एनीथिंग बैड और डेंजरस फॉर देम, बट दे हैड एक्सेप्टेड इट एज देयर कर्म, देयर डेस्टिनी। कैन अ गॉड गिवन lineage एवर बी ब्रोकन, शी implies। वो कहती है, कहती है कैन अ गॉड गिवन lineage, मतलब क्या है कि बैंगल मेकिंग को उन्होंने गॉड गिवन lineage मान लिया, भगवान की दी हुई एक परंपरा मान लिया उन्होंने कि भाई ये उनकी एक वंश परंपरा है, भगवान की तरफ से उनको मतलब शुरू से ये करते आए हैं तो अभी भी उनको यही करना होगा। तो वो मानती है कि क्या कोई जो वंश परंपरा है उसको तोड़ा जा सकता है। मतलब जैसे कहा जाता है कि कुम्हार का बेटा कुम्हारी बनेगा, तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, जैसी पहले परंपरा हुआ करती थी उस हिसाब से वो अपने मतलब कहते हैं कि वो जो है बैंगल मेकर हैं वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग करना है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो कहती है कि क्या भगवान की दी हुई वंश कोई परंपरा कभी तोड़ी जा सकती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, although bangle making is not a caste at all, but those who are involved in making bangles, they have accepted it as a caste। चूड़ी बनाने को उन्होंने अपनी जाति बना लिया है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। तो कहती है कि बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होना, दे हैव सीन नथिंग, पैदा होकर उन्होंने सिवाय बैंगल्स के कुछ देखा ही नहीं है। घर, और वो बैंगल्स कहाँ कहाँ देखे, इन द हाउस, घर में चूड़ियां दिखी उनको, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, कि फिरोजाबाद की हर गली में, अगर बात करें हर गली में, हर कोने में, हर आंगन में, मतलब हर जगह जो भी एरिया कुछ भी दिखाई देगा फिरोजाबाद में, वहां हर जगह उनको चूड़ियां चूड़ियां दिखाई देती हैं। स्पायर्स और बैंगल्स, और बैंगल्स के जो स्पायर जो उनका गुच्छा सा बना होता है वो दिखते हैं सनी गोल्ड। डिफरेंट यहाँ पर वो क्या है, कौन सी कलर की चूड़ियां होती हैं वो बता रहे हैं। सनी गोल्ड कलर की, पैडी ग्रीन, हरी हरी, रॉयल ब्लू कलर है, पिंक है, पर्पल है, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। कि रेनबो के जो 7 कलर होते हैं उनमें से जितने भी पॉसिबल कलर बनते हैं उन सब कलर्स की चूड़ियां वो देखते हैं। कहाँ, लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड, माउंट मीन इन अ हीप, मतलब टीलों की तरह जो आंगन है उनके बिखरे बिखरे से वहां पर चूड़ियों के ढेरी ढेरी उनको दिखाई देते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और हाथ से चलाने वाली जो गाड़ी होती है, जो हाथ से चलाकर जिसको खींचा जाता है 4 पहियों वाली, उस पर ढेरों में पड़े हुए, पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टावर, और उनको खींचकर, जैसे आपने देखा होगा लकड़ी की बनी होती है, उस पर दोनों तरफ 2 पहिए होते हैं और आगे की तरफ उसमें हाथ से उसको खींचा जाता है। तो यंग मैन जो है अलोंग द नैरो लेन्स, जो फिरोजाबाद की तंग गलियां हैं, और जो शेंटी टाउन्स हैं, शेंटी टाउन्स क्या है, इट्स अ पर्टिकुलर एरिया वेयर द वेरी पुअर पीपल लीव, जैसे झोपड़ियों की एक बस्ती से हम कह सकते हैं, तो वहां पर उसको खींच कर ले जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ एंगल्स। एंड इन द डार्क हटमेंट्स, जो अंधेरी जो झोपड़ियां हैं, मतलब जहां वो काम करते हैं, नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जो तेल के जो लैम्प्स वो जलते हैं उनकी जो फ्लेम होती है फ्लिकर करती है, कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, चमचमाती है, वहीं पर बॉयज और गर्ल्स बैठे हैं अपने मदर और फादर के साथ। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, अंधेरी कोठरियों में बैठे हुए हैं, और लैम्प की जो रोशनी है वो कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और कलर ग्लास जो रंगीन शीशा है उनको सर्कल्स ऑफ बैंगल, बैंगल के सर्कल बनाकर उनको वेल्ड करते हैं, मतलब उनको वो फॉर्म देते हैं, शेप देते हैं चूड़ी की। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी आंखें जो हैं वो अंधेरे के लिए ज्यादा एडजस्टेड हैं बजाय कि बाहर की रोशनी के, क्योंकि वो सारा दिन अंधेरे में काम करते हैं, अंधेरे में उनको कंफर्टेबल लगता है बाहर की बजाय, बाहर के की रोशनी में वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करती जितना अंदर करते हैं। और ये इसका रीजन क्या हो सकता है कि क्योंकि वो सारा दिन डार्क हटमेंट्स में काम करते हैं तो उनकी आंखें जो हैं उस डार्क के प्रति ज्यादा एडजस्ट हो गई हैं। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स। ये उनकी जो सिचुएशन है उसको शो करता है, और इसी वजह से
because they are engaged in bangle making, and throughout the day they have to work in dingy cells without air and proper light, and that's why they often end up losing their eyesight before they become adults. जो ये हम कह सकते हैं आंखों की रोशनी वो बुढ़ापे में जाती है विद द पैसेज ऑफ एज, लेकिन यहाँ पर क्या है, अडल्ट होने से पहले ही उनकी एज जो है 30 तक पहुंचे, 25-30 तक पहुंचने से पहले ही आंखों की रोशनी भी चली जाती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ they are involved in bangle making. Next para. Savita, young girl in the drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. अब एक एग्जाम्पल आता है कि सविता नाम की एक लड़की है जो यंग गर्ल इन ड्रैब क्या होता है, डल कलर की उसने पिंक ड्रेस पहनी हुई है, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन एंड शी वाज सिटिंग अलोंगसाइड एन ओल्ड लेडी सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और शीशे के जो टुकड़े उनको वो टांके लगा रही है, उनको जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, कि जैसे मशीन होती है, मशीन को हम हाथ से चलाते तो जल्दी 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 चलती है, तो उसके हाथ भी मशीन की तरह चल रहे हैं। मतलब वो जो है इस काम करने में, हालांकि वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इस काम को इतने सालों से बचपन से करती आ रही है, तो इतनी ज्यादा स्किल्ड हो गई है कि जैसे मशीन के टोंग्स चलते हैं, मशीन का जो कोई भी मशीन है वो जितनी स्पीडली काम करती है वैसे ही सविता के हाथ काम कर रहे हैं। I wonder if she knows the sanctity of the bangle she helps make. ऑथर उसको जब देखती है तो वो हैरान होती है कि क्या, if she knows the sanctity of the bangle, sanctity क्या होता है, पवित्रता, sanctity of the bangle she helps make, तो नरेटर ऑथर अपने आप से हैरान होती है, सोचती है कि क्या जिन चूड़ियों को बनाने में सविता जो ये लड़की हेल्प कर रही है उसे इनकी पवित्रता का पता है, इनका इंपॉर्टेंस पता है, वो बनाई जा रही है, लेकिन ये क्या होते हैं उसे पता है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, जैसा कि इंडिया में कस्टम है, माना जाता है कि जो चूड़ियां होती हैं वो भारत में इंडियन वुमेन सुहाग, भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होते हैं, कि जो सुहागनें होती हैं वो चूड़ियां पहनती हैं। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी में इनको शुभ माना जाता है, लकी माना जाता है, शादी होती है तो चूड़ियां पहनाई जाती हैं। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles stored onto her wrist. It will dawn on. Dawn on mean क्या है कि उसे she will be able to understand that, मतलब एकदम से उसे समझ में आएगी बात एक दिन। when her head is draped mean covered with a red veil, जब एक दिन उसका सिर जो है लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। her hands dyed red with henna, और उसके हाथों को हीना मेहंदी से रंग दिया जाएगा। and red bangles rolled on to her wrists, और उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियां आ जाएंगी। mean when she will get married she will know the importance, the sanctity of these bangles. she will then become a bride, और तब वो एक ब्राइड, दुल्हन बन जाएगी। like the old woman beside her who became one many years ago, किस तरह से, उसी औरत की तरह जो उसके पास बैठी थी जो बहुत साल पहले दुल्हन बनी थी। मीन क्या है कि जो ऑथर है वो सविता को देखकर सोचती है कि क्या जिन चूड़ियों को बना रही है, इतनी फटाफट जल्दी जल्दी बनाई जा रही है, उसको उनकी पवित्रता का इंपॉर्टेंस का पता है। फिर वो कहते हैं कि जब इसको तब पता चलेगा जब ऐसे हो जाएगा, ये इसकी शादी हो जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। और फिर कहती है कि वो बूढ़ी औरत की तरह जो उसके पास बैठी हुई है वो भी किसी दिन दुल्हन बनी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हार्ट टचिंग लाइन्स दीज आर। देखें, शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन रिस्ट, जो बूढ़ी औरत है जिसके बारे में बात कर रही हैं ऑथर, कह रही है शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाइयों में चूड़ी तो है, अभी भी है, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। मीन क्या है, वो सुहाग का प्रतीक तो है लेकिन आंखें नहीं बची, एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ड्रेन्ड का मीन क्या था, रहित हो जाना, डिवॉइड ऑफ, मतलब बगैर आवाज में किसी खुशी के, आवाज में कोई खुशी नहीं है, बड़ा दुख है। और वो क्या कहती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब क्या है, जब से पैदा हुए हैं तब से कोई दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन हमने एक टाइम भी भर पेट खाना खाया हो। ये लाइन क्या शो करती है कि बैंगल मेकर्स को कितनी गरीबी में रहना पड़ता है। फिजिकली वो बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि कोई फैसिलिटी नहीं है वहां पर, इतने हाई टेम्परेचर में उनको काम करना पड़ता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनको भरपेट खाना भी नहीं मिलता, जो कि वो बूढ़ी औरत कहती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी हैज नॉट एंजॉय इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, वही कहती है कि अपने पूरे जीवन में उसने एक बार भी फुल मील, पूरा भोजन नहीं किया, मतलब एक टाइम भी पेट भरकर खाना नहीं खाया है। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड, और यही तो उसने पाया है। दैट शी हैज गॉट ओनली दिस, क्या उसने रीप किया, क्या उसने पाया है कि अब तक एक बार भी
भरपेट भोजन नहीं खाया है। हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोरिंग बियर्ड सेज, उसका हस्बैंड जो जिसकी लंबी सी दाढ़ी है वो कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, दैट आई ओनली नो अबाउट बैंगल्स नथिंग एल्स। चूड़ियां बनाने के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और मैं क्या कर पाया हूँ, अपने परिवार के लिए रहने के लिए सिर्फ एक घर बना पाया हूँ। मीन बैंगल मेकिंग में इतने सालों से इन्वॉल्व होने के बावजूद भी खाना ढंग से नहीं मिलता है, और उसका हस्बैंड जो है वो सिर्फ कहता है कि मैं अपने परिवार के लिए रहने के लिए घर बना पाया हूँ। लेकिन क्या सच में वो घर है जिसको घर की डेफिनेशन दी जा सकती है? तो ये जो अब तक हमने देखा इसमें क्या है कि इतनी मतलब उनको डेंजरस सिचुएशंस में काम करना पड़ता है। फिजिकली कोई उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, बहुत बार लोग जल जाते हैं वहां काम करते हुए। फर्नेसीज छोटे छोटे बच्चों के लिए आप समझिए कितना नुकसानदायक है। जब आंखों की रोशनी अडल्ट होने से पहले जो काम ओल्ड एज में होना होता है वो अडल्ट एज में उनके साथ हो जाता है, अडल्टहुड में हो जाता है, तो वो कैसी लाइफ जीते होंगे, तो कितना मतलब उनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। जब कोई उसकी बात को सुनता है, किसकी बात को, उस बूढ़े आदमी की बात को सुनता है जो ये कहता है कि भाई मैं बैंगल मेकिंग में रहते हुए अपने परिवार के लिए घर ही बना पाया हूं और कुछ नहीं, तो उसे सुनकर किसी को हैरानी हो सकती है कि क्या उसने ऐसा कुछ अचीव कर लिया है जो कुछ लोग अपने जीवन में अचीव नहीं कर पाए। मतलब क्या है, फिर भी इसने तो घर बना लिया, इसका मतलब क्या है, फिर भी जो बूढ़ा आदमी उसने तो जैसे तैसे करके घर बना लिया, लेकिन बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जो पूरे जीवन में ऐसा नहीं कर पाते हैं। मतलब अपनी लाइफ को खतरे में डालकर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लिए घर भी नहीं बना सकते। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, आखिरकार उसके सिर पर छत तो है। जो बूढ़ा आदमी है उसने तो फिर भी ऐसा कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर ही नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, the cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home। ये ऑथर के व्यू हैं, कहते द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, कि बैंगल मेकिंग के अलावा कैरी ऑन द बिजनेस, जो बैंगल मेकिंग का बिजनेस है उसको कैरी ऑन, उसको कंटिन्यू करने के बजाय उनके पास कोई पैसा नहीं है, इस बात की जो क्राई है, जो चीख है। मतलब कि अगर वो कुछ करेंगे तो सिर्फ बैंगल मेकिंग करेंगे, और कोई काम करना होगा तो उनको, और किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होगा तो उनको पैसे चाहिए होंगे, लेकिन ये चीख कि किसी के पास पैसे ना होना, नॉट इवन इनफ टू ईट, इतना पैसा नहीं है उनके पास कि वो भरपेट खाना भी खा लें, रिंग्स इन एवरी होम, ये जो है ये चीज हर घर में गूंजती है। कोई मतलब क्या है, ये हर एक घर की कहानी है। उन लोगों के पास ना तो रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए भोजन है, और बैंगल मेकिंग के अलावा वो किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ये कॉमनली फिरोजाबाद के हर घर में सुनाई देती है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन है, जो युवा है, वो अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी के बारे में विलाप करते हैं, उनकी चीजों को रिपीट करते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स, ऐसा लगता है समय के साथ कुछ भी नहीं बदला है इन फिरोजाबाद में। मतलब क्या, जनरेशन आफ्टर जनरेशन तो आ रही हैं लेकिन वहां पर कोई चेंज नहीं हुआ है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग, नंबिंग क्या होता है, सुन कर देने वाला, मीन द एबिलिटी टू थिंक, दैट इज ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, कि इतने सालों की दिमाग को परेशान कर देने वाले जो टॉयल हैं, जो हार्ड वर्क हैं, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, कि इन्होंने हर तरह की इनिशिएटिव की, कोई नई कोशिश करे, इनिशिएटिव कोई भी शुरू करे, कोई भी बिगिनिंग करे, एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और कोई नया सपना देखे, कुछ कि भाई हम ऐसा करेंगे, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। कि इतने सालों में जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो जो काम करते हैं उनसे उनका माइंड नम हो जाता है, माइंड सुन हो जाता है, माइंड जो है कुछ नया करने की सोच भी नहीं सकता है। तो इसने जो ये इतना सारा हार्ड वर्क है बैंगल मेकिंग में, वो लगे रहते हैं, तो आगे कुछ भी नया करने का, कुछ भी डिफरेंट करने का, सोचने की भी उनकी कंडीशन नहीं रहती है। यहाँ से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव। अब बात तो ये भी है, वो सारे लोग बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व हैं और उनको इतना पैसा नहीं मिल पाता कि वो कुछ भी कर ले, उनकी जो लाइफ लिविंग कंडीशन है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसे लोगों को क्यों ना कि ग्रुप बना ले, फिर थोड़ा थोड़ा हेल्प करके कुछ ऐसा कर ले। तो ऑथर के मन में भी डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, तो व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। तो ऑथर उनमें से आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। तो अ यंग ग्रुप ऑफ यंग मैन, कुछ लड़कों का समूह था, उससे ऑथर ने पूछा कि तुम अपने आप को एक कोऑपरेटिव, एक संगठन, अपने ग्रुप क्यों नहीं बना लेते हो, कि तुम जो इतने सारे बैंगल मेकिंग में लगे हुए हो, व्हाई डोंट यू फॉर्म अ कोऑपरेटिव।
किससे पूछती है वो? यंग मैन से पूछते हैं। हु हैव फॉलन इनटू द विशियस, विशियस क्या होता है? विकेट, बहुत ज्यादा दुष्ट, धूर्तता से भरा हुआ। जो मिडिल मैन, बिचौलिए हैं, बिचौलियों के एक समूह में फंसे हुए हैं जिन्होंने उनके फादर्स और फोर फादर मतलब उनके पिताओं को और उनके पूर्वजों को एक जाल में फांस रखा है। क्या कहते हैं? जब नैरेटर से ऑथर से पूछते हैं कि भी तुम अपने आप को कोऑपरेटिव में सेट कर लो, ऑर्गेनाइज कर लो, अपना एक संगठन बना लो अलग से जो तुम्हारे हितों के लिए काम करे, तुम अपने लिए अच्छे काम करो। तो वो जिससे पूछती है, उनके जो फादर हैं, उन लड़कों के जो फादर हैं, वो जो बिचौली होते हैं उनके चक्कर में फंसे हुए हैं। उन्होंने उनके पिताओं को भी और उनके दादा परदादाओं को भी, फोर फादर्स को, पूर्वजों को भी अपने ट्रैप्ड ग्रुप में, जाल में फंसा रखा है। इवन इफ वी गोट ऑर्गेनाइज्ड, सॉरी, even if we get organized, we are the ones who will be held up by the police। कहता है कि अगर हम इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, तो वो जो यंग मैन है जिनसे पूछती है, कहते हैं अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाते हैं, अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमें ही पुलिस जो है वो होल्ड अप बाय द पुलिस, हमें ही पुलिस के सामने ले जाया जाएगा। पुलिस जो है वो क्या करेगी? हमें मजबूर करेगी वहां जाने के लिए, बीटन, हमें पीटेगी, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमें घसीट कर जेल ले जाएगी जैसे हमने कुछ इलीगल कर दिया हो। कि मीन क्या है? अगर वो अपने आप को ऑर्गेनाइज में, एक कोऑपरेटिव में अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, तब क्या होगा? तब ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा? पुलिस जो है उनको घसीट कर ले जाएगी, पीटेगी और जेल में डाल देगी जैसे उन्होंने कुछ गैर कानूनी कर दिया हो। जैसे उन्होंने बताया, देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई लीडर नहीं था, मतलब कोई ऐसा भी नहीं था जो उस रिस्क को लेकर भलाई के लिए आगे बढ़ सके, ऐसा कोई नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, देयर वाज नोबडी हु कुड सी द थिंग्स डिफरेंटली, हु कुड थिंक अबाउट देयर गुड एंड अबाउट द गुड ऑफ अदर्स एज वेल। मतलब कोई रिस्क लेके कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आवाज उठाए, उनमें कोई भी ऐसा नहीं था। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, जैसे वो थके आ रहे थे वैसे उनके फादर्स थे, या कह सकते हैं जैसे उनके फादर्स थे, मतलब जैसे उन्होंने गिव अप कर दिया था कि भाई हमें तो सिर्फ बैंगल मेकिंग में रहना है, वैसे वो they talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to justice। they talk endlessly, वो एक ना अंत होने वाली है, गोल गोल, मतलब ऐसी स्पाइरल बातें करते हैं जो गरीबी से शुरू होकर अपैथी तक जाती है, टू ग्रीड एंड टू जस्टिस, और पावर्टी से लेकर talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy। वो लगातार बात करते हैं जो गरीबी से होकर उदासीनता तक ले जाती है, जहां पर अपैथी क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी का कोई इंटरेस्ट ना हो, वहां से होकर वो ग्रीड तक, और ग्रीड से होते हुए इनजस्टिस तक। मतलब ये चार चीजें हैं। पहले वो गरीब तो है बेचारे, फिर अपैथी, उनकी और किसी का ध्यान नहीं है, उनका ध्यान नहीं है तो किसी और को उसमें लालच होता है, और उस लालच की वजह से उनको इनजस्टिस, अन्याय झेलना पड़ता है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग टू देम। जब ऑथर जो है उनकी सबकी बातें सुन रही है, वो कहते भी अपना एक कोऑपरेटिव बनाओ, संगठन बनाओ। वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो द पुलिस विल hold up and will beat and drag us to jail for doing something illegal। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, and they don't have any leader among them, so there are many problem for them। listening to them I see two distinct words। उनको सुनकर नैरेटर को लगता है कि उसको दो अलग अलग डिस्टिंक्ट, टोटली डिफरेंट वर्ड्स उसको नजर आते हैं। वो डिफरेंट वर्ड कौन से? वन ऑफ द फैमिली कोड इन द वेब ऑफ पॉवर्टी। एक वर्ड कौन सा है? उन परिवारों का जो पॉवर्टी के वेब में, पॉवर्टी के जाल में, गरीबी के जाल में फंसे हुए। एक संसार तो वो है कि वो लोग जो हैं बेचारे गरीब में फंसे हुए हैं, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और जिस जाति में वो जन्मे हैं उसका कलंक उनके साथ रहना। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा होता है कलंक या लांछन, जिसको कह सकते हैं, जिसको पीपल अच्छा नहीं, फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल। तो कहते हैं कि क्या है, देखें जरा, वन ऑफ द फैमिली कोट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी। एक वर्ड तो उनका वो है जो परिवार जो है गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और जिस जाति में वो पैदा हुए हैं उसका कलंक कौन सी जाति में? बैंगल मेकिंग में। तो एक ही स्टिग्मा उनके साथ चलता है कि वो कुछ और कर ही नहीं सकते। एक ये है, और दूसरा क्या है? द अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, दूसरा जो है साहूकारों का, द मिडिलमैन, बिचौलियों का, पुलिस वालों का, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों का, द ब्यूरोक्रेट्स क्या होता है? ऑफिशियल्स, अधिकारियों का, एंड द पॉलिटिशियंस, राजनीतिकों का एक दुष्ट सर्कल है। मतलब क्या है? एक तो एक सर्कल क्या है, एक बोर्ड क्या है? वो गरीबी का जाल जिसमें फंसे हुए हैं, और एक ऐसी जाति में पैदा होना जो उनके लिए कलंक के समान है।
और दूसरा ग्रुप किसका है, दूसरा संसार किसका है, साहूकारों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, कानून के रखवाले, ब्यूरोक्रेट्स, उन सब का एक दूसरा सर्कल है, एक दुष्ट सर्कल है जो उन्हें फंसाए हुए। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। टुगेदर, टुगेदर मीन इनने इकट्ठे होकर, किन्होंने इकट्ठे होकर, दोनों वर्ड ने, एक तो ये सोचकर कि वो गरीबी में पैदा हुए हैं, दूसरा जो साहूकार से मिडिलमैन, उन सब ने मिलकर इम्पोज्ड, इम्पोज्ड क्या होता है, फोर्स कर देना, इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, उन्होंने उस बच्चे पर इस बात का बैगेज, बैगेज मीन क्या होता है, बोझ, इस बात का बोझ उन पर डाल दिया है दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे बच्चा उतार नहीं सकता। मतलब पेरेंट्स जो है उसको ये सिखाते आ रहे हैं कि हमारी तो यही जाति है, हम इससे अलग कुछ नहीं कर सकते। दूसरे जो साहूकार मिडिलमैन है उनको उससे बाहर नहीं निकलने नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं, इकट्ठे होकर उन्होंने बच्चे पर ऐसा बैगेज, ऐसा बोझ, ऐसा बर्डन लाद दिया है, इम्पोज कर दिया, जबरदस्ती उन पर लाद दिया जिसे वो उतार नहीं सकते। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और इससे पहले वो जो बच्चा यहाँ पर बैंगल मेकिंग में काम करता है, ही इज अवेयर, इससे पहले उसे पता चले कि ये चीज उसके लिए कितनी नुकसानदायक है, उसे कुछ और अच्छा कर लेना चाहिए, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, तब तक वो भी उसे अपने पिता की तरह नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। मीन क्या है, बच्चे पर वो शुरू से, जैसे बच्चे का जन्म होता है वो थोड़ा बड़ा होता है तो क्या करना शुरू कर देते हैं, उसको बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, इससे पहले उसे पता चले कि बैंगल मेकिंग के अलावा भी वर्ड है और भी कुछ किया जा सकता है, वो को कुछ कर नहीं कर पाता और अपने फादर की तरह उसे एक्सेप्ट कर लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, टू डू एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स मीन क्या है, बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ करना, कि कुछ और करना, इसका मतलब हिम्मत करना। मतलब क्या है कि अगर कोई यहाँ रहकर बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ करना चाहेगा तो इट मीन्स क्या होगा, हिम्मत करना होगा। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और यहाँ फिरोजाबाद के किसी बच्चे के लिए डेयरिंग मतलब साहस करना, बढ़ने का एक भाग नहीं। मतलब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़े तो क्या कहते हैं कि भाई अगर कोई कुछ अलग करना चाहेगा तो उसके लिए उसे डेयर करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। और जो बच्चे हैं यहाँ पर फिरोजाबाद में, जो लोग रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उनके लिए डेयरिंग जो है वो एक पार्ट नहीं है, वो हिम्मत नहीं कर सकते। मतलब क्या है, बड़े बेशक हो जाएंगे लेकिन कुछ और अलग करने की हिम्मत नहीं कर सकते। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, कहते लेकिन जब मैंने इसकी एक थोड़ी सी फ्लैश, थोड़ी चमक मुकेश में देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या चमक थी वो, मुकेश क्या कहता है, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। तो मोटर मैकेनिक इसलिए कहा था शुरू में, वो इंसिस्ट करता है, इसलिए नाइट्रो से कहती है कि तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है। तो कहते लेकिन मुझे खुशी होती है जब मैं ऐसी थोड़ी सी जो फ्लैश और चमक मुकेश में देखती हूँ, मुझे खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो बार बार कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, उसने कहा कि वो गैरेज में जाएगा और लर्न करेगा, सीखेगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज है उसके घर से बहुत दूर है। जिस गैरेज में जाकर वो मोटर मैकेनिक का काम सीखना चाहता है, दैट इज फार अवे फ्रॉम हिज होम। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, ही अगेन मेक इट इनटू फोर्स, जोर लगाकर कहता है कि आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, उससे कहती है डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, कि तुम प्लेन भी उड़ाने का सपना देखते हो। अभी कार तो चलाने का, मोटर मैकेनिक बनने का तो तुमने सपना देखा है, ऐसा भी कोई सपना देखा है तुम प्लेन उड़ा पाओ। ही इज सडनली साइलेंट, वो एकदम से चुप हो जाता है। No, he says, staring at the ground. Gazing at the ground. He refused. No, he doesn't think so. In a small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. उसकी जो स्मॉल मर्मर में थोड़ी तो बड़बड़ाहट है, देयर इज एन एम्बेरसमेंट, उसमें क्या है, एक थोड़ा सा मतलब हम कह सकते घबराहट सी है, एम्बेरसमेंट है, जो अभी रिग्रेट, पश्चाताप में नहीं बदली है। कि ऐसा नहीं है कि भाई उसको अभी तक ऐसा नहीं लगा कि उसको ऐसा करना चाहिए लेकिन वो कर नहीं पाया है। ही इज कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, वो तो केवल कारों के सपने देखकर ही संतुष्ट है। कंटेंटमेंट सेटिस्फाइड है, जो उसकी गलियों में, फिरोजाबाद की गलियों में जोर की आवाज करते हुए निकलती हैं। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से कम ही एरोप्लेन गुजरते हैं। मीन क्या, उसने क्या सपना देखा है, सपने में भी क्या देखा है, एरोप्लेन नहीं उड़ाना का सपना देखता है। वो क्यों नहीं देखता है, क्योंकि उसके शहर के ऊपर से एरोप्लेन नहीं गुजरते हैं, बल्कि गलियों में से कारें जो हैं वो आवाज करती निकलती हैं। तो वैसा ही जो वो देखता है उसी चीज का वो सपना लेता है, एंड ही जस्ट ट्राई टू बिकम लाइक दैट। थैंक यू।